पंडितों, कश्मीर छोड़ दो, हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना और उनकी महिलाओं के साथ। न उसके बाद लौट के कश्मीर गए और न जाना चाहते हैं, और सुरक्षा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। सरकार दर सरकार आती रही, 9 प्रधानमंत्री हो गए तब से। किसी की ये रुचि नहीं रही कि मुकदमा चलाया जाए, भारत को कश्मीर से भगाए। कि पंडितों, कश्मीर छोड़ दो, हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना और उनकी महिलाओं के साथ। कश्मीरी में ये नारा लगता था, हिंदू मर्दों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ। पाकिस्तान बटव रुस्त बटनेवसान। ये कश्मीरी भाषा में, ये कश्मीरी भाषा में, इसमें तुकबंदी बनती है। तो यहाँ क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगते अच्छा, थे। कौम का रिश्ता। तो और सुरक्षा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। धरपकड़, रोक टोक, पुलिस, पहरा, कुछ नहीं था। मानो उन्हें खुली छूट दे दी गई हो, लाइसेंस दे दिया गया हो कि जो मर्जी कीजिए। नोटिसेस लग गए, हिट लिस्ट जारी हो गई, मस्जिदों पर नोटिसेस लग जाते थे। लोग आके बताते थे कि हमने सुना है कि आज इनकी बारी है, उनकी बारी है। पड़ोसी आके कहते थे कि भाई थे हाँ, कि अब खाली कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्या वहां पे कश्मीरी मुसलमान भी बचाने की कोशिश कर रहे थे क्या? तो होंगे कोई छिटपुट एक दो वाकये, आमतौर पर ऐसा नहीं था। बल्कि इसके उलट, हम अपने घरों से निकले तो उन खाली घरों में पड़ोसी घुस गए। हमारे खेतों में, हमारी दुकानों में, हमारे व्यवसायों में, हमारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ। हमारे मंदिर तोड़ने वाले, उन्हें लूटने वाले, सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले, ऐसे नारे लगाने वाले, इस तरह आतंक का एक पूरा वातावरण निर्माण करने वाले कोई इथोपिया से, सूडान से, यमन से, अफगानिस्तान से नहीं आए थे। ये सब वहाँ के स्थानीय थे। यासीन मलिक वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। फारूक अहमद डार, जिसको हम बिट्टा कराटे कहते हैं, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। सैयद अली शाह गिलानी, जिसको वो बाबाए कौम कहते हैं, जो हुर्रियत का सरगना था, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। तो ये सब लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन सब के इशारे पर, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मारा गया, श्रीनगर दूरदर्शन का निदेशक लसकौल मारा गया, HMT का जनरल मैनेजर मिस्टर खेरा मारे गए, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज नीलकंठ गंजू मारे गए। मैंने आपको पंडित टीकालाल टपलू जी के बारे में बताया। हमारे एक बहुत मशहूर कवि और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी मारे गए। और इन सब नामचीन व्यक्तियों को मार कर ये जतलाया गया कि अगर ये सुरक्षित नहीं है तो आप किस खेत की मूली हैं। इतने लोगों को मारा जा रहा था सर। गृह मंत्री थे मुफ्ती सईद, राजीव गांधी थे, किसी ने सुध नहीं ली कश्मीरी पंडितों की, किसी ने नहीं चेता। जी नहीं। देखिए, ये 2 सरकारों के बीच हुआ। मैंने कहा पंडित टीकालाल टपलू मारे गए तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हमारे हाईकोर्ट के जज श्रीमान नीलकंठ गंजू मारे गए तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो एक और नामचीन वकील थे अनंतनाग में, वो मारे गए। श्रीमान भट्ट, इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी डॉक्टर रुबिया सईद, उनके अपहरण का नाटक हुआ दिखाने के लिए, और उसको छुड़ाने के एवज में 5 खूंखार आतंकवादी छोड़ दिए गए।
तो ये सब घटनाएं चल रही थीं। एक सरकार गई, उसके होते हुए भी एक नई सरकार आई, उसके होते हुए भी इन घटनाओं को गति मिलती गई। ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था में कौन बैठा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सबकी मिली भगत है। अन्य मुद्दों पर कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे को घसीटेंगे, आरोप प्रत्यारोप में, बहस में। लेकिन इस मुद्दे पर मानो कोई विवाद ही नहीं था, मानो ये कोई घटना ही नहीं थी। किसी को फर्क नहीं स्वतंत्र भारत में इतनी बड़ी संख्या में, इतने छोटे से समय के अंदर सदियों से रहते आ रहे अपने क्षेत्र को, अपने घरों को, अपनी जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाएं, क्योंकि वो अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपनी जान को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपने भविष्य को वहां शून्य में देखते हैं। इसलिए उनका वहां से निकल जाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। इस परिस्थिति को बनने दिया गया, यहां तक कि एक स्वतंत्र मीडिया वाला यह देश, लोकतांत्रिक देश, 800 सांसदों की संसद वाला यह देश, इतने बड़े बड़े सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हुए, बड़ी न्याय प्रक्रिया, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े अफसरशाह, नौकरशाह, लेखक, कवि, जो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाते हैं, याचिकाएं लगाते हैं, आधी रात को हमारे न्यायालय खुलवाते हैं। इस बात पर मानो चिकने घड़े पर बूंद थी। तो ये स्थिति हुई। आज भी इससे डर लगता है कश्मीर पे जाने के लिए? देखिए, मैं अपने समुदाय में ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे परिचय में 90% से अधिक लोग न उसके बाद लौट के कश्मीर गए और न जाना चाहते हैं। अच्छी खासी हैसियत वाले, खाते पीते पढ़े लिखे लोग। हमारे समुदाय में एक महिला डॉक्टर हैं, अपोलो में गायनोकोलॉजी की हेड हैं, डॉक्टर शक्तिभान। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर से निकलते वक्त अपने घर को मुड़ करके एक आखिरी बार देखा, आंख भर के। उसके बाद आज तक वहां न गई हूं, न जाना चाहती हूं। और यही मनस्थिति अधिकांश की है। आप नहीं चाहते सर आपका घर वापस आपको मिले? देखिए, कौन नहीं चाहता अपना घर, अपनी पुरखों का घर, अपने पुरखों के तीर्थ, अपने मंदिर, अपना जन्म स्थान, अपनी पहचान का आधार कौन नहीं चाहता। और न सिर्फ मजबूर कर दिया गया, बल्कि व्यवस्था की ऐसी उपेक्षा हुई कि उस विषय में आज तक कुछ नहीं किया गया। जितने लोग मारे गए, एक नया पैसा उसका मुआवजा किसी को नहीं मिला। यहां तो एक फौरी सहायता के रूप में कहते हैं ना कि अगर रेल हादसे में मर गए लोग तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, सड़क हादसे में मर गए हैं, दंगे में कोई मारे जाते हैं तो इस तरह की कोई एक अनुदान राशि, उसके बाद कुछ सहायता जी। आज तक एक धेला किसी को नहीं दिया गया। घर लुट गए, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। व्यवसाय उजड़ गए, खेत चले गए, बागान चले गए, नौकरियां चली गई, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई अनुग्रह राशि नहीं, कोई भरपाई नहीं, कोई न्याय नहीं। हजारों एफआईआर हैं। पीड़ित सर्वाइवर्स आज भी जिंदा हैं। उनसे कोई बयान लेने नहीं आया कि आप तो गवाह थे, आप जरा बताइए आपने क्या देखा। क्योंकि ये जो सरकार दर सरकार आती रही, 9 प्रधानमंत्री हो गए तब से, किसी की ये रुचि नहीं रही कि मुकदमा चलाया जाए, दोष सिद्ध किया जाए।